जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी एंशियंट हिस्ट्री से रहेगी और एंशियंट हिस्ट्री की ये जो क्लास है इसे हम मैराथन क्लास के रूप में कवर करेंगे। साथियों, इसमें एंशियंट हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। ये क्लास आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए, आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो साथियों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों, जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होता है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो साथियों, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं वो एक पुरातत्वविद थे, साथ ही साथ भूगर्भ वैज्ञानिक थे। पुरातत्वविद और भूगर्भ वैज्ञानिक दोनों थे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो उत्खनित प्रमाण हैं, जो जमीन को खोद के निकाले गए हैं, उनके अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब से पता चलता है? तो साथियों, मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। जो कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री है उससे त्रियुगीन जो विभाजन है वो किसने किया था? तो वो किया था थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये कहाँ से निकले हैं ये बताना है साथियों आपको। तो ये निकले दमदमा से। कहाँ से निकले? दमदमा से। अब बात करें कि भाई ये दमदमा कहाँ है, तो ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। यूपी के प्रतापगढ़ में। ठीक है, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है वर्तमान में, जो यूपी का प्रतापगढ़ है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की जो कृषि है फसलों की, वो सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी? तो ये नवपाषाण में प्रारंभ हुई थी खाद्यान्नों की कृषि। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत के अंदर मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य तो साथियों ये मिलता है नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नर्मदा घाटी के अंदर भी पूछा जाए कि ये कहाँ मिलता है, तो एक स्थान है हथनोरा। हथनोरा। हथनोरा कहाँ पे है? ये सीहोर एमपी में है। सीहोर एमपी। ठीक है, तो हथनोरा से मिलता है। साथियों, नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थान से हमें मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऐसा अनाज जो मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया हो, तो साथियों जौ था। जौ का प्रयोग सबसे पहले किया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे, मेहरगढ़ से। वर्तमान में ये स्थान पाकिस्तान में है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो साथियों सबसे पहले मिलते हैं बागौर से। बागौर कहाँ है? ये राजस्थान में, आरजे, राजस्थान। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो साथियों चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो साथियों राख का टीला हमें मिला है कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में मिला था राख का टीला, कर्नाटक। और कर्नाटक में एक जनपद है बेल्लारी जनपद। बेल्लारी जनपद में मिलता है ये राख का टीला। और बेल्लारी जनपद का भी जो स्थान है उसका नाम है संगनकल्लू। तो जो राख का टीला है वो हमें संगनकल्लू से मिला है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका
भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों भीमबेटका अपने गुफाओं पे जो शैल चित्र हैं, जो उसके शैल पर, उसकी चट्टानों पर जो चित्र हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो साथियों भीमबेटका की गुफाएं एमपी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और मध्य प्रदेश में कहाँ? तो रायसेन। तो रायसेन, अब्दुल्लागंज रायसेन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैरिक मृतभांड पत्र का नामकरण हुआ था। जो गैरिक मृतभांड पत्र होते हैं उनका नामकरण कहाँ से हुआ था? तो साथियों हस्तिनापुर में नामकरण हुआ था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा स्थल है जब मनुष्य के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है? तो ये मिला है जम्मू कश्मीर से साथियों, J&K जम्मू कश्मीर से मिला है, और जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुर्ज होम। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्त आवास का मतलब वही है गड्ढे के अंदर आवास। ठीक है, कि साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बुर्ज होम से मिलते हैं ये साक्ष्य। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व का जनक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ASI, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन होता है साथियों। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अगर साथियों राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात करें तो इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, और ये हमारा स्थित है साथियों भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, वहाँ स्थित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा की बात करें कि कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो साथियों ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक युग से। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब क्या है? ये ऐसा एक युग है जिसके हमें साक्ष्य तो मिले हैं, जिसकी एक लिपि भी है, लेकिन इसी लिपि को पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको याद रखना है, ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता में से एक है। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर साथियों लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुता हुआ खेत हमें कहाँ से मिला है? तो साथियों जुता हुआ खेत हमें मिला है कालीबंगा से, कालीबंगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो साथियों हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? पूरी सिंधु नदी घाटी सभ्यता का जो महान स्नानागार है, जो बृहद स्नानागार है, वो हमें कहाँ से मिला? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव की चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? नाव का चित्र या मॉडल हमें मोहनजोदड़ो और लोथल से मिलता है। लोथल में तो साथियों गोदीवाड़ा था, ठीक है, डॉकयार्ड था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में लोथल है, लोथल, जहाँ पे डॉकयार्ड है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो साथियों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान की सिंध प्रांत में है। ऑप्शन सी इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन में से कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल
आलमगीरपुर। तो साथियों हड़प्पा पाकिस्तान में है, बाकी सब भारत में है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन नगर लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल की बात करें साथियों तो गुजरात में ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था लोथल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? भारत के अंदर हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो साथियों ये थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो सबसे पहले उपयोग किया तांबे का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो साथियों धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? सबसे पहले वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ कहाँ से किया गया था? तो ये भारत से किया गया था साथियों। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी थी? तो वो थी मिस्र की सभ्यता। तो साथियों नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता फली फूली। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम, यानी कि मैप में आपको सबसे ऊपर सबसे उत्तर में कौन दिखाई देगा? तो सबसे ऊपर है एज़टेक सभ्यता, उसके बाद माया, फिर मुइस्का, फिर इंका सभ्यता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश वाले लोगों को आर्य कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है? क्लासिकीय जो संस्कृत है उसमें आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बहुत पूछा जाता है साथियों क्वेश्चन, तो वो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रयी। त्रयी किसका नाम है? तो साथियों 3 वेद है ना, 3 वेदों को, जो पहले 3 वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, जो पहले 3 वेद हैं उनको वेद त्रयी कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त कौन से वेद में पाया जाता है ये पूछा गया है, तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो जादू टोना वशीकरण जहाँ आ जाए साथियों, वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद है, जो सबसे बाद में बनाया गया है, रचना की गई है इसकी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? तो साथियों ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है, स्रोतों का संकलन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? जो भी वेद होता है उसके ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पे आपको चुनना है। तो ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? ऋग्वेद का है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपथ। गोपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो साथियों गोपथ संबंधित है अथर्ववेद से, सबसे अंतिम वेद से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो साथियों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सोम को समर्पित है हमारा 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है? यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उसका पता हमें कहाँ से चलता है? तो साथियों यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में है। यज्ञ से यजुर्वेद बना है। ठीक है, तो यजुर्वेद में है सारे विधि विधान, कर्मकांड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद
किस पर आधारित पुस्तकें हैं? उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? तो साथियों उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, का संबंध किस उपनिषद से है? यम और नचिकेता की जहाँ बात आ जाए आपको कठोपनिषद, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? किस स्थल की खुदाई से हमें लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं? तो साथियों वो है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा की खुदाई से हमें लौह के प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताना है साथियों। सुमेलित हैं कुछ, तो एक है जो सुमेलित नहीं है। तो कुभा, ये वैदिक नदियां हैं, वैदिक काल में नदियों के ये नाम है और ये आधुनिक काल में ये हमें मैच कर रहे हैं। तो कुभा काबुल ये सही है साथियों। परुष्णी रावी ये भी सही है। सदानीरा कोई गंडक कहते हैं ये भी सही है। शत्रुदी को सरस्वती नहीं कहते साथियों। शत्रुदी को सरस्वती नहीं कहते। शत्रुदी का मतलब सतलज थे, सतलज नदी से था, ठीक है, सरस्वती से नहीं था। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेल नहीं खाता है, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? अस्किनी, अस्किनी का मतलब है चेनाब नदी से, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा महाभारत काल में महानदी का नाम था। महाभारत काल में महानदी का नाम बताना है। तो साथियों महानदी का नाम था चित्रोत्पला। चित्रोत्पला, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें महाभारत से मिलता है। महाभारत से पता चलता है इस नदी का नाम, और महाभारत के भी भीष्म पर्व से, भीष्म पर्व से, ठीक है साथियों, ये भी आप याद रखोगे। महाभारत के भीष्म पर्व से हमें इसका पता चलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो साथियों निष्क गले का आभूषण होता था, गले का, हार जैसा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका किसे कहते थे? तो निशाका साथियों सोने के आभूषणों को कहते थे, स्वर्ण आभूषणों को। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है? तो साथियों यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक देवताओं के नामों का पता चलता है हमें बोगज कोई अभिलेख से, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के बारे में, आर्यों के देश के बारे में इनमें से किसने लिखा था? जो ऑप्शन दिए, तो साथियों बीजीटी बाल गंगाधर तिलक साहब ने लिखा था। और क्या लिखा था कि आर्य कहाँ से आए? ये आए उत्तरी ध्रुव से। ये कहते थे आर्यों का देश ये उत्तरी ध्रुव को मानते थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि थे। राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि का नाम बताना है। तो साथियों वो थे ऋषि राहुगण, गौतम राहुगण। ऋषि गौतम राहुगण राजा विधेद से संबंधित थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये साथियों ऋग्वेद में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ऋग्वेदिक काल में जनता किस में विश्वास करती थी? तो साथियों बलि और कर्मकांड में करती थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे हम 10 राज युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो नदी है परुष्णी। परुष्णी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा यानी कि सब में श्रेष्ठ बताया गया है साथियों, ठीक है, संबोधित किया गया है? तो मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा ये कहा गया है सरस्वती नदी को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी थी साथियों उस समय की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में आर्यों की जीविका उपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों का जीविका उपार्जन का जो साधन है वो कृषि था, कृषि, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है?
तो साथियों यव शब्द का जो प्रयोग है वो जौ के लिए किया गया है, जौ की खेती के लिए। ठीक है, जौ एक अन्न है, उसके लिए किया गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है? कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है? तो साथियों वो वेद है अथर्ववेद। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा जो सूक्त हैं वो किस देवता को समर्पित हैं? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को? तो साथियों ऋग्वेद में इंद्र को सबसे ज़्यादा सूक्त समर्पित हैं, वो भी कितने? लगभग 250, लगभग 250। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में किसे युद्ध का देवता समझा जाता है? युद्ध का देवता किसे समझा जाता है ऋग्वेद में? तो साथियों इंद्र युद्ध के देवता माने जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में पूछा जाए कि भैया कहाँ मिलता है, तो ये तृतीय मंडल में मिलता है साथियों, ये भी याद रखेंगे। तृतीय मंडल में क्या मिलता है? गायत्री सूत्र। गायत्री सूत्र की रचना किसने की थी? तो ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी, विश्वामित्र ने। ये किसके लिए? तो ये भगवान सूर्य के लिए समर्पित है, भगवान सूर्य के लिए ये समर्पित है। ठीक है साथियों, ये याद रखना, भगवान सूर्य के लिए समर्पित है, इसकी रचना विश्वामित्र ने की, और ये तृतीय मंडल में मिलता है ऋग्वेद के, गायत्री मंत्र। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? जो श्रीमद् भगवत गीता है मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी सबसे पहली बार? तो वो संस्कृत में लिखी गई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जो महाभारत है इसका मूल रूप जो था, सबसे पहले जब ये बनी थी तो इसका नाम क्या था, किसके रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत को सबसे पहले जय संहिता कहते थे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? जब समुद्र मंथन हुआ तो एक रस्सी पकड़ के हुआ था, लेकिन वो रस्सी नहीं, एक्चुअल में सर्प था। तो वो सर्प कौन सा था? वो था वासुकी। ठीक है, वासुकी सर्प को रस्सी बनाया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो साथियों सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। सत्यकाम जावाल की कथा किस में उल्लेखित है ये बताना है। तो साथियों छांदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, लिपि बतानी है साथियों। तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। तो साथियों ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, होता का संबंध किससे है? तो होता का संबंध ऋग्वेद के पुरोहित से होता है साथियों। ऋग्वेद में जो पुरोहित होता है तो पुरोहित के लिए ऋग्वेद में होता शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, होता का संबंध ऋग्वेद से होता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था? अघन्या मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता, वैदिक काल में किसे माना जाता था? तो गाय को। गाय हमारी शुरू से पूजनीय रही है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था जिसके लिए युद्ध भी होते थे? तो साथियों वो भी गाय है, गाय को समझा जाता था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। जो जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका के लिए वेद वेदांग पढ़ाता था, उस अध्यापक को हम क्या कहते थे? तो उपाध्याय कहते थे, उपाध्याय। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो साथियों गौतम बुद्ध के जन्म की अगर हम बात करें तो ये 563 ईसा पूर्व हुआ था।
तो साथियों ये लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु के निकट नेपाल में। ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाविनिष्क्रमण का मतलब है भगवान बुद्ध के द्वारा गृह त्याग करना, तो उनका गृह त्याग ये महाविनिष्क्रमण है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ साथियों कोलीय वंश से संबंधित थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ये कहाँ लिखा है? ये अशोक के कौन से अभिलेख से पता चलता है? तो वो अभिलेख है साथियों रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख, रूमिनदेई का अभिलेख, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था सुबुद्ध, ठीक है। सुबुद्ध को अंतिम रूप से इन्होंने शिक्षा दी थी अपने धर्म की। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ व्यतीत की? तो साथियों इन्होंने अंतिम वर्षा अपनी वैशाली में व्यतीत की थी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो भगवान गौतम बुद्ध को ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम के बारे में बताना है साथियों। तो ये भगवान बुद्ध के गुरु रहे थे, भगवान बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब है ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है। ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो साथियों सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, और सबसे ज़्यादा वर्षा काल भी श्रावस्ती में बिताए थे। लेकिन ध्यान रखना अंतिम वर्षा काल उन्होंने वैशाली में बिताया था। तो इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? भगवान बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उस समय उदयन का शासन था, उदयन के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो साथियों पहली बौद्ध संगति की अध्यक्षता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाकश्यप जी द्वारा की गई थी, महाकश्यप। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति साथियों कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी, ठीक है, कश्मीर में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो साथियों ये कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति, अब द्वितीय बौद्ध संगति की पूछा जा रहा है, का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली के अंदर आयोजित हुई थी। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय बौद्ध सभा या बौद्ध संगति किस स्थान पर बुलाई गई? तो तीसरी जो बौद्ध संगति है साथियों वो पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? तो वो व्यक्ति है साथियों देवदत्त। अब देवदत्त कौन है? तो देवदत्त है भगवान गौतम बुद्ध के
कजिन, उनका चचेरा भाई। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी, कहाँ दी गई थी? तो साथियों ये वैशाली में दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले इनकी माँ को दी गई थी ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो साथियों जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसमें 3 प्रमुख उनकी किताबें हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो साथियों जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कह सकते हैं के तौर पर जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध जी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। किस पर आधारित है ये पुस्तक? तो साथियों ये ललित विस्तार पर आधारित है। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? किस राजा के युग में साथियों गौतम बुद्ध को भगवान का स्थान प्राप्त हुआ? तो वो राजा है कनिष्क। ठीक है, कनिष्क। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो कुमार गुप्त ने स्थापित कराया था इसे, ये इसके संस्थापक थे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी को माना जाता है, ऋषभदेव। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्य किससे संबंधित हैं? जो पार्श्वनाथ हैं वो किस स्थान से संबंधित हैं? तो साथियों वाराणसी से संबंधित हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? महावीर स्वामी जी का जो मोक्ष स्थल है वो पावापुरी में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक बताना है तो साथियों स्थूलभद्र श्वेतांबर के संस्थापक थे और भद्रबाहु दिगंबर के थे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो साथियों ये जमाली थे। ठीक है, जमाली उनके दामाद भी थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद या जैन संगति का आयोजन हुआ? सबसे पहली जैन संगति कहाँ आयोजित की गई? तो साथियों पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कब? 310 ईसा पूर्व। ठीक है, 310 ईसा पूर्व, ये डेट भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोशाल। ठीक है, मखली गोशाल। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है उसको आजीवक कहते हैं। ठीक है, नियति की अटलता के, नियति कभी टल नहीं सकती, तो वो आजीवक संप्रदाय है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया?
बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया? तो ये आजीवक संप्रदाय के लोगों ने किया था, आजीवकों ने। ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहाँ है? जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौशाम्बी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो साथियों श्रवण बेलगोला के अंदर गोमतेश्वर की बड़ी प्रतिमा ये चामुंड राय जो शासक थे उन्होंने स्थापित करवाई, ठीक है, चामुंड राय ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। भागवत धर्म से संबंधित सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य बताना है तो वो है साथियों हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो साथियों विष्णु के 12 अवतार को, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। तो साथियों वह स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया वो कौन सी है ये बताना है तो वो स्थान है नैमिषारण्य। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में जो रथ यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो ये उदयन ने बनाया था, उदयन ने, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र साथियों लिच्छवियों का गणतंत्र था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो 16 महाजनपदों की सूची साथियों अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा साथियों अंग महाजनपद की राजधानी थी, अंग महाजनपद की। ऑप्शन डी इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा किसकी राजधानी थी? तो साथियों मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध महाजनपद की राजधानी की बात करें तो सबसे पहले ये राजगृह यानी कि गिरिव्रज या राजगृह थी। ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका मतलब है कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो था महापद्म नंद। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? अब नंद वंश के पश्चात साथियों किसने शासन किया? तो वो मौर्य वंश है, ठीक है, मौर्य वंश। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख कौन से अभिलेख से मिलता है? तो साथियों खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है यहाँ से हमें पता चलता है राजा नंद के बारे में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जीवक साथियों किसके दरबार में था? तो जीवक बिंबिसार के दरबार में था, बिंबिसार के दरबार में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में
भारत के प्राचीन 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो साथियों अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 8 महाजनपद स्थित हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में भी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन कौन सा राजा था? तो वो था घनानंद। घनानंद के समय में ही सिकंदर आया था विश्व विजय करने के लिए और भारत पर उसने आक्रमण भी किया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर से झेलम के तट पर पराजित किया था। जिसे सिकंदर ने साथियों पराजित कर दिया था झेलम नदी के तट पर, वो राजा है पुरु या पोरस, पोरस भी कहते हैं उसको। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सबसे पहले पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया है? सेंट्रोकोटस किसे कहा गया है? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंट्रोकोटस कहा गया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सबसे पहले सेंट्रोकोटस ही चंद्रगुप्त है, इस बात का पता किसने लगाया? तो विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके समय प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? तो चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, क्या है कौटिल्य का अर्थशास्त्र? तो साथियों ये शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। शासन कैसे चलाना है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, या आप इसे एक राजनीतिक पुस्तक भी कह सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये एक राजनीतिक पुस्तक है, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हम किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौन है जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो साथियों कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसके शासनकाल में डीमेकस या डाइमेकस भी कहते हैं भारत आया था? तो डाइमेकस किसके दरबार में भारत आया था, किसके शासन में भारत आया था? तो बिंदुसार के शासन में भारत आया था डाइमेकस। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त का महल काय का बना था ये बताना साथियों। तो ये लकड़ी का बना था मुख्यतः। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर से कब पराजित किया था ये बताना है साथियों। तो ये 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो ये सबसे पहले अशोक ने करवाया था अस्पताल का निर्माण पहले का भारत के। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो साथियों सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था अशोक ने, अशोक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? तो ये भी अशोक ने बनवाया। सबसे ज़्यादा स्तूप बनवाए थे अशोक ने। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के जो शिलालेख हैं सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़े गए, उससे पहले वो किसी ने नहीं पढ़ पाए, ठीक है, किसी को समझ में नहीं आए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? तो साथियों वो लिपि है खरोष्टी लिपि। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अपने जितने भी शिलालेख हैं उसमें अशोक किस नाम से जाना जाता है? तो प्रियदर्शी से, देवानाम प्रियदर्शी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस एक अभिलेख में
अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, अशोक का नाम अशोक पता चलता है, अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो साथियों ऐसे कई अभिलेख हैं, लेकिन यहाँ होगा हमारा मास्की। मास्की के बाद मैं आपको बता देता हूँ, एक अभिलेख है गुर्जरा, गुर्जरा से भी पता चलता है। एक है नेत्तूर का अभिलेख, नेत्तूर, ठीक है। और एक है उदयगोलन, उदयगोलन। ये अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक पता चलता है, बाकी के में प्रियदर्शी है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है। अब ये बताना है कि गुर्जरा कहाँ स्थित है। तो साथियों गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का जो विवरण है वो हमें कहाँ से पता चलता है। तो वो अशोक के 13वें शिलालेख द्वारा पता चलता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है। तो साथियों वो है हाथी गुम्फा अभिलेख, यहाँ से हमें कलिंग विजय का पता चलता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। तो साथियों ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था। तो साथियों सेल्यूकस निकेटर का दूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा। तो इसने 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को बांटा था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो साथियों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, इंडिका। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि क्या थे। तो ये राजस्व के स्रोत थे, टैक्स थे, ये कर थे, ठीक है। तो राजस्व के स्रोत। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजस्व कर किसी अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। वो अधिकारी कौन सा है जो राजस्व कर इकट्ठा करता था मौर्य काल में। तो साथियों उसे कहते थे सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष कर का काम करता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। तो सीता से तात्पर्य साथियों राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, तक्षशिला। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। पुनर्विवाह किसमें वर्जित है साथियों, ये बताना है। तो मनुस्मृति में पुनर्विवाह को वर्जित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट था साथियों बृहद्रथ, बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने। और यहाँ से हो गई थी शुंग वंश की स्थापना, ठीक है। तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया। कौन सा शासक है जिसने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था साथियों। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए। शीशे के सिक्के किस शासक ने जारी किए ये बताना है। तो स्ट्रेटो सेकंड ने जारी किए थे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। प्राचीन भारत में सबसे पहले किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। तो साथियों कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसके सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। सबसे पहले किसने व्यापक रूप से सोने के सिक्के चलाए ये बताना है साथियों। तो वही था कुषाण शासक थे बिम कडफिसस, बिम कडफिसस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शक संवत कब प्रारंभ किया गया। शक संवत की बताना है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों शक संवत 78 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो साथियों आज हमने लगभग सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्राचीन भारत के कवर कर लिए हैं और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर साथियों आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।